नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी प्री और मेंस से रिलेटेड आपका जो पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस जिसे हम बोलते हैं, उसको हम जो है डिकोड करेंगे, यानी कि उसको विस्तार से हम समझेंगे। इसके पहले मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताया था, जैसे कि आपको मैं यहाँ पे बता दूँ। हमने इसके पहले वाले जो क्लास है उसमें आपको कुछ बेसिक चीज़ें, यानी कि एग्ज़ाम की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, किस प्रकार आपको एग्ज़ाम जो है कि कौन कौन से स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है, तब आपका जो है सिलेक्शन होता है, यानी कि तैयारी कैसे करना है, वो हम जो है आगे की स्टेप में बात करेंगे। अभी हमारा जो दूसरा चरण है वो क्या है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा उसको हम समझते हैं, यानी कि उसको डिकोड करते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे प्री और मेन से रिलेटेड। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट जो स्टेप है हमारी एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी। एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी मतलब देखिए, एग्ज़ाम की प्रोसेस हमने समझ लिए, एग्ज़ाम का सिलेबस भी हमने समझ लिए। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या जाता है, स्ट्रैटेजी, यानी किस प्रकार हमारी रणनीति रहेगी, किस प्रकार हमको तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम यहाँ पे बात करेंगे कंप्लीटली। ठीक, तो अभी हम किस पे बारे में बात करने वाले हैं, एग्जाम के सिलेबस के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, यानी कि एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका सिलेबस क्या होता है, यानी कि इसका पाठ्यक्रम हम देखेंगे। पाठ्यक्रम आप समझते होंगे, हिंदी में ज़्यादा कठिन हो जाता है, इंग्लिश में जो है सिलेबस आप आसानी से समझते होंगे। पर जब आप उत्तर लेखन करोगे, मतलब मेंस के लिए जब आप उत्तर लिखोगे, तो आपको टोटल जो है हिंदी में ही लिखना है। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो, और अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तो इंग्लिश मीडियम में लिखना है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है, जैसे कि आप देखिए सिलेबस आप इस प्रकार से लिख रहे हो, ऐसा मान लीजिए ये सिलेबस लिख रहे हो, पर ये जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए गलत कहलाएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप सिलेबस लिख सकते हो हिंदी में, इंग्लिश जिसे हम बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश को हिंदी में लिख देना। तो हम मुख्य रूप से यहाँ प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ जानेंगे, जो पाठ्यक्रम की है, मुख्य परीक्षा की पाठ्यक्रम यहाँ पे डिकोड करेंगे। और इंटरव्यू तो आपको पता है मौखिक होता है, तो इसका कोई पाठ्यक्रम नहीं होता, व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा की। प्रारंभिक परीक्षा में आपको पता है दो पेपर होते हैं, कौन कौन से। एक तो होता है आपका GS1, जिसे हम सामान्य अध्ययन बोलते हैं, यानी कि जनरल स्टडी। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो होता है GS2, जिसे हम CSET बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CSET। अब CSET मतलब सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंतर्गत आपको सामान्य बेसिक चीजें, यानी कि जनरल मैथ्स देखने को मिलेगी, नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं वो देखने को मिलेंगे, सामान्य आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे, कुछ हिंदी का पोर्शन है, कुछ कम्युनिकेशन है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पहला जो पेपर है आपका प्रथम प्रश्न पत्र, जिसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में कुल आपको मिलेगी 10 इकाई, यानी कि 10 यूनिट देखने को मिलेगी, जो कि आपको अलग अलग क्षेत्र में देखने को मिलेगी। जैसे कि पहला जो है आपका पहली यूनिट देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। दूसरी यूनिट मिलेगी भारत का इतिहास, उसके अलावा मध्य प्रदेश का भूगोल, साथ ही साथ भारत और विश्व का भूगोल चौथी यूनिट में। पांचवी यूनिट में आपको मध्य प्रदेश से संबंधित राज्य व्यवस्था, यानी कि संवैधानिक व्यवस्था, संविधान और अन्य जो चीजें हैं, और साथ ही साथ राज्य की अर्थव्यवस्था। इसके अलावा छठवीं यूनिट में आपको भारत से रिलेटेड संवैधानिक शासन प्रणाली और उसके बाद अर्थव्यवस्था। सातवीं यूनिट में आपको विज्ञान और पर्यावरण देखने को मिलती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके अलावा आपको देखने मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक, यानी कि यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा, करंट अफेयर से रिलेटेड, जो 1.5 साल से लगभग जो है उसके आसपास पूछा जाता है, 2 साल भी कभी कभी कवर कर लिया जाता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है, ICT जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक जो संवैधानिक संस्थाएं, संविधिक संस्थाएं है, उनके बारे में, यानी कि जो कमीशन, आयोग वगैरह जो है, जैसे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, जाति आयोग है, इसके बारे में नीति आयोग है, ये सारे जो है किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके 10वीं यूनिट के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए इनको हम थोड़ा थोड़ा और डिकोड कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहली यूनिट में मैंने बताया था मध्य प्रदेश का इतिहास आएगा, इसमें संस्कृति आएगी और साहित्य आएगी। इनसे संबंधित अगर देखें क्या क्या चीजें आएगी, तो मध्य प्रदेश का जो भी इतिहास है उसकी कुछ प्रमुख घटनाएं देखने को मिलेगी यहाँ पे, और कुछ प्रमुख राजवंश देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड चीजें आपको देखने मिलेगी। दूसरा, आपको स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान है, जैसे कि 1857 की क्रांति में। ठीक है, इसके अलावा जो बहुत सारे आंदोलन हुए उसमें इसका क्या योगदान है मध्य प्रदेश का, ये चीजें देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख कलाएं, स्थापत्य कला यहाँ देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें मैं आपको आगे तैयारी कराऊंगा, ठीक है, इसकी टेंशन नहीं लेना है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और बोलियां देखने को मिलेगी। प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, लोक साहित्य, ये चीजें यहाँ देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख साहित्यकार
और उनसे संबंधित जो रचनाएं हैं, कृतियां हैं, वो देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल। उसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व है, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है जो जनजातीय क्षेत्र से रिलेटेड है, जिनका कुछ महत्वपूर्ण योगदान है, उनके बारे में यहाँ चीजें देखने को मिलेगी। तो ये आपका पहली यूनिट में देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश से संबंधित इतिहास, संस्कृति और साहित्य। दूसरी जो इकाई है प्रारंभिक परीक्षा GS 1 के अंतर्गत भारत का इतिहास। अब भारत के इतिहास के अंतर्गत 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एक तो आता है प्राचीन, और एक आता है मध्य, और एक और आता है आपका आधुनिक। 3 इतिहास आते हैं। उसके बाद लास्ट में जो है स्वतंत्रता के पश्चात अभी तक का जो इतिहास है वो देखने को मिलता है, क्योंकि हर एक घटना जो हो रही है वो अपने आप में एक इतिहास में कन्वर्ट हो जा रही है। ठीक है, तो ये 4 चीजें देखने मिलेगी, यानी कि प्राचीन, मध्य, आधुनिक और अच्छा सबसे ज्यादा क्वेश्चन आधुनिक और अभी जो हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात का जो इतिहास है उससे देखने को मिलता है। प्राचीन और मध्य से जो है कम क्वेश्चन देखने को मिलती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम पढ़ना छोड़ दें उसको, हमको पढ़ना पड़ेगा। कैसे? देखिए, प्राचीन और मध्यकालीन से रिलेटेड भारत का इतिहास, जिसमें कुछ प्रमुख विशेषताएं उसकी देखना है, घटनाएं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो होते हैं उनसे संबंधित जो प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक संस्थाएं, व्यवस्थाएं यहाँ पे देखना है। अब बात आती है, देखिए यहाँ पे 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन को आपको समझाना है। ठीक है, मतलब इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आपको यहाँ देखना है पड़ेगा। उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात जो भारत का एकीकरण हुआ है, किस प्रकार भारत के जो अभी वर्तमान व्यवस्था है वो किस प्रकार बनी है, किन किन स्टेप से होकर गुजरे हम, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी ये वाले में। उसके बाद तीसरा जो इकाई है वो देखने मिलेगा मध्य प्रदेश का भूगोल, जिसके अंतर्गत आपको वन देखने को मिलेंगे, यानी फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ जो उत्पाद वगैरह होते हैं, वनोपज होती है, वन्य जीव देखने को मिलेंगे, नदियाँ देखने को मिलेंगी, पर्वत श्रृंखला, ये चीज़ें देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो जलवायु है, प्राकृतिक खनिज संसाधन, परिवहन देखने को मिलेगा, सिंचाई, विद्युत परियोजनाएं, कृषि, पशुपालन, कृषि आधारित उद्योग, ये सारी चीजें आपको भूगोल के अंतर्गत देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट है भारत एवं विश्व का भूगोल। तो देख सकते हैं हम, देखिए भौतिक भूगोल देखने को मिलेगा, जो कि आपको भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक प्रदेश देखने को मिलेगा। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आपको वन, खनिज संपदा, जल है, कृषि है, वन्य जीव है, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, सफारी। तो यहाँ विश्व के भूगोल के अंतर्गत आपको क्या देखना है? देखिए, खनिज संपदा देखना विश्व के भूगोल के अंतर्गत, और कृषि। बाकी ये सारी चीज तो आपको भारत के अंतर्गत देखना ही है, बाकी विश्व के अंतर्गत आपको खनिज संपदा और कृषि, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं विश्व के। चलिए, सामाजिक भूगोल में देखें तो जनसंख्या, यानी कि जो सेंसस होता है उससे रिलेटेड चीजें यहाँ देखने को मिलेगी सारी। जो फोर्थ जो टॉपिक है उसमें है आपका आर्थिक भूगोल, जिसमें प्राकृतिक एवं मानव संसाधन देखने को मिलेगा, जैसे उद्योग भारत के अंतर्गत, और विश्व में यातायात के साधन देखने को मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियां, पर्वत, ये सारी चीजें आपको मैप से रिलेटेड देखने को मिलेगी। तो आगे जल्दी मैं जो है विश्व के भूगोल से रिलेटेड आपको मैप बताऊंगा, और उसका जो है भूगोल भी यहाँ पे समझाऊंगा कंप्लीटली। विश्व के कुछ प्राकृतिक संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोत देखने को मिलेंगे। 5वीं यूनिट में आपको देखने को मिलेगा राज्य, यानी कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड संवैधानिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था। ठीक है, तो देखिए संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत सिर्फ राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा और उच्च न्यायालय, ये 4 टॉपिक आपको पढ़ना है, और पंचायती राज व्यवस्था पढ़ना है। ठीक है, ये कंप्लीट आपका यहाँ पे हो जाएगा। और राज्य की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो सेंसस है, यानी कि जनगणना से रिलेटेड चीजें, आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश का कुछ प्रमुख उद्योग, इसमें विभिन्न प्रकार की जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति, और कुछ कल्याणकारी योजनाएं, इन टॉपिक को आपको कवर करना है किसके अंतर्गत? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। 6वीं यूनिट में आपका भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 अधिनियम पढ़ना है जो संविधान निर्माण के लिए सहायक थे। ठीक है, संविधान निर्माण के लिए तो रेगुलेटिंग एक्ट से यहाँ कहानी शुरू हुई थी, जब जो है देखिए बक्सर का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के समय, उसके बाद से कहानी शुरू होती है। पर सही मायने में शुरू कब होती है? 1773 से। 1773 से लेकर बहुत सारे अधिनियम आए 1935 1947 तक, जो स्वतंत्रता का अधिनियम था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम। पर हमको सिर्फ यहाँ पे 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड और भारत शासन अधिनियम 1935, ये 2 अधिनियम बस पढ़ना है। साथ ही संविधान सभा पढ़ना है, संघीय कार्यपालिका जो भाग 5 में दी गई है संविधान में, उसी के अंतर्गत आपको राष्ट्रपति देखने मिलेगा आर्टिकल 52 से 61 तक।
संसद देखने को मिलेगी आपको 79 है से 80 है और 81 इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट यहाँ देखने को मिलेगा। कर्तव्य यानी कि ड्यूटीज, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी जो कि भाग 4 में, ये भाग 3 में दी गए है, भाग 4 का में दिए गए हैं। ठीक है, संवैधानिक संशोधन देखने को मिलेगा, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है जो। सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक व्यवस्था हम देख सकते हैं। और उसके अलावा ये जो टॉपिक है आपका अर्थव्यवस्था वाला, जैसे कि अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, आयात निर्यात, साथ ही वित्तीय संस्थाएं जैसे कि आरबीआई, राष्ट्रीयकृत बैंक जितने भी है, सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, इन टॉपिक को आपको कवर करना है 6वीं यूनिट में। चलिए आगे देखते हैं। 7वीं यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बड़ी है। कैसे? विज्ञान के मौलिक सिद्धांत यहाँ देखने को मिलेंगे। दूसरा, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियाँ, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। पर्यावरण एवं जैव विविधता देखने को मिलेगी। पारिस्थितिकी तंत्र, पोषण, आहार एवं पोषक तत्व, मानव शरीर की संरचना, कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग जिसे हम बोलते हैं, खाद्य स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन, ये सभी टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे 7वीं यूनिट में। 8वें में आपको कुछ नहीं करना है, करंट अफेयर 1.5 साल से 2 साल के अंतर्गत आपको कंप्लीट करंट अफेयर, चाहे वो राज्य का हो, चाहे वो राष्ट्र के स्तर का हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, इन सभी में आपको देखना है क्या, व्यक्ति, इंपॉर्टेंट व्यक्ति और स्थान, कुछ प्रमुख घटनाएं, साथ ही भारत और मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख खेल संस्थाएं देखना है। ठीक है, खेल प्रतियोगिता और पुरस्कार, इन सभी चीज़ों को आपको विशेष तौर पर फोकस करना है करंट अफेयर में। तो ये टॉपिक आपको पता होने चाहिए, तभी आप जो है कोई चीज़ को पढ़ोगे तो इनको ध्यान में रखकर पढ़ना, क्योंकि सिलेबस ही इंपॉर्टेंट होता है कोई भी परीक्षा के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि पिछले जो परीक्षाओं में पूछे गए जो प्रश्न होते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें। 9वें में ये कंप्लीट यूनिट तो मैंने कवर करा दिया हूँ और फिर से मैं जो है आपको अलग से पढ़ा दूंगा, ठीक है, नए सिरे से। इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस है, इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, ई कॉमर्स है, ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 10वीं यूनिट में आपको कंप्लीट आयोग देखने को मिलेंगे। अगर इन आयोग को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ये 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं लगभग, तो 10 में से 8 तो आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राज्य निर्वाचन आयोग, दोनों मतलब कॉम्बिनेशन में चलेंगे, राष्ट्र का और राज्य का। संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, यानी कॉम्बिनेशन में। देखिए एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग जिसे हम बोलते हैं, नीति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, उसके अलावा बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिसे हम एनजीटी बोलते हैं, और खाद्य संरक्षण आयोग। इन सभी आयोग से रिलेटेड चीजें आपको पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, सारी चीजें हम रणनीति में देखने वाले हैं आगे चल के। तो ये तो बात हो गई प्री के GS1 की। अब प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री के GS2 यानी कि जिसे हम सामान्य अभिरुचि परीक्षण, जिसे हम CSET के नाम से जानते हैं। ठीक है, CSET की आपको तैयारी नहीं, अगर आप जो है स्टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, CSET की तैयारी आप सीरियसली नहीं भी करें तो आप जो है 40% मार्क्स आराम से ला सकते हैं। फिर भी इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें देखिए कंप्रेहेंशन यानी कि बोधगम्यता, आपकी समझ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, संचार यानी कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तार्किक कौशल, विश्लेषणात्मकता, निर्णय लेना, समस्या का समाधान, ये कि रियल टाइम पे आप अगर किसी समस्या में फंस गए हो तो आपको निर्णय कैसे लेना है, इस सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ देखने को मिलती है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्या यानी कि जो आपके गणनाएं होती है, जैसे चार्ट है, ग्राफ है, टेबल है, उसके अलावा देखिए आंकड़ों की पर्याप्तता, 10वीं कक्षा के स्तर पर ये पूछे जाते हैं। हिंदी भाषा में सामान्य जो चीज़ें हैं, जैसे कि 10वीं कक्षा के स्तर तक जो हिंदी थी उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, अब यहाँ हिंदी से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी जाएगी, उसको हिंदी को इंग्लिश में, देखिए कोई भी चीज़ जो होती है, मान लो एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आपका इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा, परंतु हिंदी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके सिर्फ हिंदी में देखने को मिलेंगे। जैसे कि अनसीन पैसेज आते हैं ना, अपठित गद्यांश जिसे हम बोलते हैं, वो आपके हिंदी में ही देखने को मिलेंगे, उसका कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये बात कर ली हमने किसकी, प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस की, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है उसके सिलेबस। अब आपके लिए टास्क क्या हो जाता है कि जो सिलेबस है,
सिलेबस को आपको कंप्लीट रूप से यानी कि प्रिंट निकाल लेना है। ये लोक सेवा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आपको सिलेबस मिल जाएगा वेबसाइट में, और नहीं मिलता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें मैं सिलेबस आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और जो पीपीटी में अभी समझा रहा हूँ वो चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। कहाँ पे? टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो मुख्य परीक्षा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये तो प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाइंग पेपर है, मुख्य परीक्षा आपकी इंपॉर्टेंट होती है, उसी से मेरिट डिफाइन होती है, उससे और इंटरव्यू से। तो मेन लक्ष्य हमारा होता है कि मुख्य परीक्षा में हम कितना ज़्यादा स्कोर करें। तो उसके लिए हमारे पास पहले सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस मतलब उसका पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम हम देख लेते हैं एक एक करके। तो आपको पता है प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें तो इसमें आपको 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। भाग 1 जिसके अंतर्गत आपको इतिहास, और भाग 2 के अंतर्गत भूगोल, यानी कि खंड आ और खंड बा। उसके बाद आपको द्वितीय प्रश्न पत्र यानी कि सेकंड जो पेपर है उसके अंतर्गत आपको भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि संविधान से रिलेटेड चीज़ें, और अर्थव्यवस्था, साथ ही आपको देखने को मिलेगी समाजशास्त्र। तो 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे? द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसमें राजनीति मिलेगी भाग 1 में, और ये दोनों मिलेंगे आपको भाग 2 में। तीसरे में आपको मिलेगी टोटल 10 यूनिट, जिसमें आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसे हम बोलते हैं, कंप्लीट आपको तीसरे पेपर में 10 यूनिट देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी 10-10 है, पर 2-2 पार्ट में है, 5 + 5। यहाँ पे भी 5 + 5। ये चीज़ें मैंने आपको पहले बता चुका हूँ पिछला जो क्लास थी हमारी उसमें। उसके बाद चौथा जो पेपर होता है उसमें आपका एथिक्स होता है। एथिक्स मतलब होता है नैतिकता, यानी दर्शन शास्त्र भी रहेगा, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन, ये चीज़ें आपको देखने मिलेगी कंप्लीट रूप से 4th में। 5वें में आपको देखने मिलेगा हिंदी कंप्लीट, सामान्य हिंदी और व्याकरण से रिलेटेड। उसके बाद आपको 6वें में देखने को मिलेगा क्या? हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन। तो ये 100 नंबर का पेपर होता है, ये 200 का होता है, ये भी 200 का होता है, और बाकी बचे 300 के होते हैं। टोटल मिलाकर कितने नंबर का हमारा एग्जाम होता है मेंस? 1400। ठीक है, 1400 में से आप मैक्सिमम कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आए। ठीक है, अगर आप 1400 में से कितने लेकर आते हो? 850 के आसपास। ठीक है, 850, 800 के ऊपर, तो सिंपल सी बात है, आप मतलब जो है सिलेक्शन के कगार पे पहुंच गए, समझो आपका सिलेक्शन निश्चित है। अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने ये चीज़ें आपको पहले भी समझा दिया हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारी चीज़ें। ठीक है, जो 3 पेपर है, 3 पेपर के लिए आप देखेंगे 300 नंबर होते हैं, और बाकी 2 पेपर के लिए आप देखोगे 200 नंबर होते हैं, और आखिरी के लिए 100 नंबर। और इसके अलावा जो 4 पेपर है, 4 पेपर के लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं, बाकी के लिए 5 पेपर के लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं, लास्ट के लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं। इसके अलावा जो शुरू के 4 पेपर उसको हिंदी अंग्रेजी किसी भी माध्यम में आप दे सकते हैं, जो भी माध्यम के व्यक्ति है, परंतु जो लास्ट के 2 पेपर है वो हिंदी में ही देना पड़ता है। ठीक है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो। चलिए हम एक पहले पेपर में बात करें तो प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत 2 भाग है, यानी कि खंड आ और खंड बा। तो खंड आ के अंतर्गत आप देखोगे इतिहास, इतिहास में आपको मिलेगा इतिहास एवं संस्कृति। तो इकाई 1 में मिलेगा भारत की जो प्राचीन जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास लगभग हम बोल सकते हैं, जिसके अंतर्गत आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास, जो कि हड़प्पा सभ्यता से लेकर, हड़प्पा मतलब प्राचीन भारत से लेकर 10वीं शताब्दी तक, जो कि मध्यकाल का प्रारंभ माना जाता है, 8वीं के आसपास। तो यहाँ तक आपको कंप्लीट रूप से देखना। इकाई 2 में आपको 11वीं से लेकर 18वीं यानी कि लगभग मध्यकाल की चीज़ें पूछी गई है। ठीक है, इसमें और मुगल शासक और उनका प्रशासन, ब्रिटिश शासन की जो भारतीय, क्योंकि देखिए 1600 के आसपास जो है विदेशी लोग आने लगे थे व्यापार के लिए। तो 1600 से लेकर 1800 की बात करें तो यहाँ मिश्रित मिलेगी, यानी कि हमारी संस्कृति और विदेशियों की संस्कृति मिश्रित मिलेगी। तो वही मिश्रित संस्कृति के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, इकाई 2 में। इकाई 3 में ब्रिटिश औपनिवेशिक, जो एक प्रकार से प्रति भारतीय की जो है औपनिवेशिक, जो उपनिवेश यानी कि गुलाम हम बन गए थे भारत, किसका? विदेशियों का, उसके प्रति भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया थी? भारतीय पुनर्जागरण, इसके अलावा गणतंत्र के रूप में भारत का उदय यानी स्वतंत्रता। चौथी इकाई में मिलेगा मध्य प्रदेश से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, मध्य प्रदेश का इतिहास, जो सांस्कृतिक विरासत है। ठीक है, मध्य प्रदेश की विश्व धरोहर, ये सारी चीज़ें मिलेगी। और 5वीं इकाई में आपको कुछ नहीं करना है, रियासतों के बारे में पढ़ना है। मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख रियासत यानी राजवंश हमने देखे थे प्री में भी। ठीक है, तो आगे मैं रणनीति में बताऊंगा कि आपको किस प्रकार तैयारी करना है, प्री की पहले करना है, मेंस की करना है, दोनों के साथ में करना है, सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे रणनीति वाले चैप्टर में। ठीक है, वर्तमान भूगोल के संदर्भ में, भौगोलिक संदर्भ में ये रियासत आपको ध्यान में रखना है। गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया एवं भोपाल रियासत।
चलिए, प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भाग 2 यानी भूगोल के अंतर्गत देखिए विश्व का भूगोल, जिसमें आपको प्रमुख देखिए इस प्रकार से लक्षण देखने को मिलेंगे, भौतिक लक्षण, घटना, जलवायु, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसको आपको प्रिंट निकाल लेना है। ठीक है, जो सिलेबस है उसका प्रिंट निकाल लेना है। कंप्लीट में पीडीएफ दे दूंगा जो कि एमपीपीएससी के अंतर्गत आपको देखने मिलेगी, तो वो मैं आपको प्रदान कर दूंगा, तो आप उसका प्रिंट निकाल लीजिए और इन जो सिलेबस के टॉपिक है इनको अपने दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे से। ठीक है, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, हिमनद, ये आपको विश्व के संदर्भ में। भौगोलिक घटनाएं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रिया, जो है चक्रवात है, विश्व की जलवायु से रिलेटेड चीज़ें, वर्षा है, वर्षा का वितरण है, ठीक है, जलवायु प्रदेश है, सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। उसके बाद दूसरी यूनिट में भारत का भूगोल है कंप्लीट, जैसे प्रमुख भौतिक स्वरूप है जो कि विश्व के संदर्भ में थे, भूआकृतिक प्रदेश बताना है जैसे हिमालय है, ठीक है, दक्कन का पठार है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जलवायु है, प्राकृतिक संसाधन है, जनसंख्या, खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग। तीसरी यूनिट में देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, हमने किस में देखे थे, प्री में भी ये चीज़ें देखे थे, तो प्री के संदर्भ में भी देखें तो देखिए यहाँ पे आपको भू आकार की यानी कि प्राकृतिक प्रदेश ही देखने को मिल रहा है, किसके जो मध्य प्रदेश है उसके, जैसे नर्मदा घाटी है, मालवा का पठार है। प्राकृतिक वनस्पति और जलवायु देखने को मिल रही, मिट्टी देखने को मिल रही है, मृदा, इससे रिलेटेड चीज़ें, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, प्रमुख उद्योग, राज्य की जनजातियाँ, ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही कहाँ पे, इकाई 3 में, किसके अंतर्गत, भूगोल के अंतर्गत। और इकाई 4 में आपको जल संसाधन और आपदा प्रबंधन देखने को मिलेगा, जैसे पेयजल है, जल प्रबंधन है, भूजल एवं जन संरक्षण, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित, सामुदायिक योजना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। 5वें में आपको भूगोल की आधुनिक तकनीक, हालांकि ये टॉपिक रहना था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इकाई मतलब पेपर 3 में, पर इसको लाकर कहाँ छोड़ दिया गया है, यहाँ पे, और इसकी जो एक इकाई है ले जाकर पेपर 3 में छोड़ दी गई है, तो इधर उधर फ्लैक्चुएट किया गया है। ले देख बात बराबर है, आपको पढ़ना पूरा ही है। ठीक है, 3 में पढ़ो, 1st में पढ़ो, बात तो एक ही है, पर फिर भी उसको यहाँ पे देना था। कौन सा, एक जो पेपर 3 है उसका सिलेबस यहाँ लाना था और ये वाला जो टॉपिक है वो वहाँ ले जाना था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमको वहाँ पढ़ना था तो यहाँ पढ़ लेंगे अपन। सुदूर संवेदन सिद्धांत से रिलेटेड जीआईएस है, जीपीएस है, ये 3 टेक्नोलॉजी के बारे में हमको पढ़ना है। प्रश्न पत्र 2 सामान्य अध्ययन, जिसके अंतर्गत हमको खंड आ के अंतर्गत देखने को मिलेगा। द्वितीय प्रश्न पत्र है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना। इकाई 1 के अंतर्गत आपको भारतीय संविधान से रिलेटेड निर्माण, विशेषता, मूल ढांचा, संशोधन। वैचारिक तत्व के अंतर्गत उद्देशिका, जिसे हम प्रस्तावना बोलते हैं, मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, ये सारे टॉपिक भी आपको प्री में देखने को मिलेंगे। बस प्री में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ना पड़ता है यानी फैक्चुअल डिटेल, पर आपको मेंस में रिटर्न यानी कि डिस्क्रिप्टिव पढ़ना पड़ता है। ठीक है, कि आप किस प्रकार लिख पाओ और लिखोगे कैसे, वो सारी चीज़ हम आगे के स्टेप में बात करेंगे। संघवाद, जिसके अंतर्गत आपको राज्य से संबंधित जो उच्चतम न्यायालय है, उसके अलावा उच्च न्यायालय है, न्यायिक पुनरावलोकन है, न्यायिक सक्रियता है, लोक अदालत है और जनहित याचिका। ठीक है, 2 के अंतर्गत आपको कुछ आयोग देखने को मिलेंगे, जैसे कि निर्वाचन आयोग, ये सब आपको 10वीं इकाई में पढ़े थे आपने, पर आपको यहाँ लिखना सीखना है। जैसे देखिए नीति आयोग है, लोक सेवा आयोग है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। भारतीय राजनीति में विभिन्न वर्गों से रिलेटेड जो है क्या मतलब उसके क्या प्रभाव होते हैं, मत व्यवहार क्या, मतदान व्यवहार क्या होता है, सिविल सोसाइटी क्या होती है, जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता, सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। इकाई 3 के अंतर्गत बात करें तो आपको पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड 73rd और 4th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो देखने को मिलेंगे। जवाबदेही एवं अधिकार, जिसके अंतर्गत विभिन्न आयोग देखने को मिलेंगे। ये फिर देखिए आपको 10वीं यूनिट के आयोग यहाँ आ गए, तो आप यहाँ तैयारी करो चाहे वहाँ करो, आपको दोनों वे में करना है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव वे में कर लो, ऑब्जेक्टिव आएंगे तो ऑब्जेक्टिव आप कर सकते हैं। लोकतंत्र की विशेषताएं बताना है, साथ ही समुदाय आधारित संगठन सीबीओ है, एनजीओ है, एसएचजी है और मीडिया की भूमिका बताना है। चलिए 4th में आपको भारतीय राजनीतिक विचारक, आप ये देखिए राजनीति के संदर्भ में इनके विचार हमको जानना है, जबकि 4th पेपर आप पढ़ोगे तो उसमें एथिक्स पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? एथिक्स। तो एथिक्स में इनके जो है नैतिकता से रिलेटेड विचार यहाँ पे जानना पड़ेगा। तो कुछ चेंज हो जाते हैं, लगभग सेम है, जैसे कौटिल्य है, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये देखिए संविधान के पिताजी है, पितामह। ठीक है, इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, इनसे रिलेटेड आपको विचार जानना है राजनीति के। और 5वें में आपको लोक प्रशासन से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिली, जैसे प्रशासन, प्रबंधन, अवधारणाएं, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत खंडवा यानी कि 2nd जो पार्ट है वो अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र से रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि पहले में आपको भारतीय अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र से रिलेटेड जैसे कृषि, उद्योग,
राष्ट्रीय आय की गणना, रिजर्व बैंक, बहुत सारे वित्तीय संस्थान, अच्छी कर प्रणाली, ठीक है, लोक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भुगतान संतुलन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुछ संस्थान देखने को मिलेंगे यहाँ पर। इन सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे, ठीक है, एक एक करके। मध्य प्रदेश के संदर्भ में इकोनॉमी पूछी गई है, तो देखिए मध्य प्रदेश के संदर्भ में फसलें, ठीक है, उसके अलावा कृषि कल्याणकारी योजनाएं, सेवा क्षेत्र का योगदान, मध्य प्रदेश का आधारभूत ढांचा, मध्य प्रदेश का जननांकिकीय परिदृश्य, उसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र, साथ ही कुशल मानव संसाधन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर रणनीति वाले चैप्टर में हम बात करेंगे कि इनको पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हम जो है सिलेबस को एक प्रकार से दर्शन कर रहे हैं ताकि हमारी आंखों के सामने से वो निकल जाए और हम जो है उसको जो है उसके आधार पर आगे की तैयारी कर पाएँ। मानव संसाधन विकास देखने को मिलेगा इकाई 3 में शिक्षा और निम्नलिखित वर्ग जैसे कि निःशक्त वर्ग है, वृद्धजन है, बालक है, महिलाएं है, इनसे रिलेटेड जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं, मुद्दे हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाई जा रही है, उनसे रिलेटेड चीज़ें। इकाई 4 में आपको सामाजिक समरसता के घटक, ठीक है, मतलब एक प्रकार से समाज शास्त्र से रिलेटेड चीज़ें देखने मिलेगी। समुदाय विकास कार्यक्रम, एनजीओ की भूमिका, ये सारी चीज़ तो हमने पिछले उसमें भी देखे हैं, इसमें पॉलिटी वाले सेक्शन में। 5वें में आपको जनसंख्या से रिलेटेड स्वास्थ्य समस्याएं, ठीक है, एक प्रकार से आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी। सारी चीज़ें देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पे और उससे रिलेटेड। साथ ही आप देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो जनजातियों से रिलेटेड चीज़ें हैं, रीति रिवाज है, मान्यताएं, नातेदारी है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। तीसरा जो पेपर है काफ़ी मतलब एक प्रकार से इसकी तैयारी लोग बाग करते नहीं हैं अच्छे से, जबकि स्कोरिंग सब्जेक्ट यही होता, मतलब स्कोरिंग जो आपका विषय है वो यही है। कौन सा? तृतीय प्रश्न पत्र, जिसमें विज्ञान और तकनीकी दिया गया है, जिसमें को बहुत सारे टॉपिक देखने मिलेंगे। जैसे आपको कुछ भौतिकी से रिलेटेड मिलता, मतलब फिजिक्स से रिलेटेड मिलेंगे, कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड मिलेंगे, कुछ आपको बायोलॉजी से रिलेटेड मिलेंगे। उसके बाद अन्य टॉपिक जैसे कि कार्यबल, ऊर्जा, ये सब भौतिकी से रिलेटेड है। ध्वनि है, विद्युत है, चुंबक है, प्रकाश है, ऊष्मा है। साथ ही आप देखोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे तत्व यौगिकी, केमिस्ट्री से मिलेंगे। देखिए यहाँ पे इकाई 1 में आपको मिला क्या? भौतिकी से रिलेटेड। इकाई 2 में आपको पदार्थ है, परमाणु, अम्ल, भौतिकी, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी क्या? रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री से। इकाई 3 में मिलेगा सूक्ष्म जीव है, कोशिका है, पौधे, जीवों में श्वसन, पशुओं और प्रजनन, पौधों में प्रजनन, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ मिलेगी आपको बायोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। 4th में आपको टोटल कंप्यूटर मिलेगा, तो इकाई 9 में मैंने जो कंप्लीट कराया वही मैंने इकाई 4 में भी कंप्लीट करा दिया था कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक के साथ में। तो आगे हम नए सिरे से इसको फिर से पढ़ लेंगे, ठीक है। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको बहुत सारी टॉपिक जो है ये आपको मिलेंगे अभी, ठीक है, मेन से रिलेटेड, पर हम चाहते हैं कि हम नए सिरे से तैयारी करें। तो इकाई 5 में आपको संख्या, जो मैथ्स से रिलेटेड चीज़ें, बेसिक चीज़ें, ठीक है, सांख्यिकी, मतलब जो स्टैटिक्स होती है, मैथमेटिक्स होती है, उनसे रिलेटेड चीज़ें देखने मिलेगी। अब इसके लिए भी तो हमको पढ़ना पड़ेगा, भले ही आपका मैथ्स सब्जेक्ट नहीं है, पर 30 नंबर का रहता है ना ये। हर एक यूनिट अपने आप में कितने नंबर की है? 30 नंबर की। अगर 30 नंबर छोड़ते हैं तो बहुत ही हमारे लिए घाटे की बात है। अगर 30 नंबर में हमने हल किए और हमको 15 भी मिले तो हमारे लिए फायदे की बात है ना। चलिए 6वें में आपको मिलेगा कुछ संक्रामक रोग, उनकी रोकथाम, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, आयुष से रिलेटेड चीज़ें, आयुर्वेदा जो होता है, ठीक है। केंद्र एवं राज्य शासन की महत्वपूर्ण जो कल्याणकारी योजना है, केंद्र एवं राज्य शासन के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संगठन। 7वें में आपको मिलेगा देखिए कुछ स्पेस से रिलेटेड चीज़ें, जैसे कुछ विभिन्न संस्थान, जैसे मानव जीवन पर विकास के प्रभाव, स्वदेशी प्रौद्योगिकी सीमाएं, ठीक है, रिमोट सेंसिंग का इतिहास, भारत में रिमोट सेंसिंग और विभिन्न संस्थान जैसे इसरो, RRCAT, SDSC, DRDO, ठीक है, बार्क है, ये सब संस्थान मिलेंगे आपको, ठीक है, किसमें? 7वीं यूनिट में। साथ ही साथ आपको कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड जैसे उपग्रह वगैरह देखे, मतलब एक प्रकार से जो हमने 5वीं यूनिट में देखे थे, ठीक है, कहाँ पे आपको ज्योग्राफी में मिला था। प्रक्षेपण यानों की पीढ़ियाँ, जैव प्रौद्योगिकी, क्लोन्स, रोबोट, कृत्रिम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, ठीक। इसके अलावा बौद्धिक संपदा, IPR जिसे हम बोलते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों का कई योगदान है। कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में इनके क्षेत्र में योगदान दिया है। साथ ही विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। इसके अलावा 8वीं इकाई में देखने को मिलेगा आपको क्या? ऊर्जा के पारंपरिक, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा मतलब एनर्जी से रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको कहाँ पे? इकाई 8 में, जबकि ये यूनिट आपकी कहाँ होना था? ज्योग्राफी के अंतर्गत होना था। चलिए कोई दिक्कत नहीं। पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी, इसकी विभिन्न आयाम,
ठीक है। पर्यावरण की शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी आपको इकाई 9 में। 10वीं इकाई में आपको भूगर्भ की परिभाषा, देखिए ये मेंटल कोर, ये सारी चीज़ आपकी ज्योग्राफी की यूनिट है, पर कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पढ़ लिए तो यहाँ हम हल कर लेंगे, पढ़ना तो है ही, ठीक है। साथ ही आपको देखिए बहुत सारी चीज़ें, जलमंडल है, पृथ्वी की उत्पत्ति, ये सब ज्योग्राफी के टॉपिक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पढ़ लेंगे। चौथा जो पेपर मिलता है आपका, वो मिलता है यहाँ पे क्या, आप देख सकते हैं दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन, ठीक है। चौथा पेपर जिसके अंतर्गत 5 यूनिट है। पहले में दार्शनिक, विचारक, समाज सुधारक रहेंगे, देखिए इनके नाम आप देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरे में आपको मनोवृत्ति और सांवेगिक बुद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही आपको इकाई 3 में मानविक आवश्यकताएं एवं अभिप्रेरणाएं, लोक प्रशासन एवं नैतिक मूल्य देखने को मिलेंगे। चौथे में आपको भ्रष्टाचार से रिलेटेड चीज़ें, जब आप लोक प्रशासक बन जाते हैं, यानी लोक पब्लिक सर्वेंट बन जाते हैं, तो वहाँ आपके पास बहुत सारा पावर होता है, तो वहाँ आप इन चीज़ों से कैसे बच पाएँ, इसके लिए आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है। कौन सा, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन। नैतिकता यानी कि एथिक्स इसको बोल सकते हैं, और नैतिकता होना बहुत जरूरी है हर एक व्यक्ति में जो कि पब्लिक के लिए काम कर रहा है, ठीक है। केस स्टडी देखने को मिलेगी, यानी कि रियल प्रॉब्लम दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड आपके क्या मतलब आपके क्या विचार रहेंगे, यानी कि एक अधिकारी हो आप, अधिकारी के संबंध में आप एक प्रकार से उस समस्या को कैसे सॉल्व करोगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम बोलते हैं केस स्टडी, ठीक है। इससे रिलेटेड चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। 5वें पेपर में टोटल हिंदी रहता है, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न, ये टोटल मिलाकर 25 होते हैं, 3 नंबर का एक, यानी 75 नंबर के पूछे जाते हैं। अलंकार आपके पूछे जाएंगे 10 नंबर के। अनुवाद वाक्यों में देखिए हिंदी का अंग्रेजी, अंग्रेजी का हिंदी, 2 वाक्य आते हैं, कितने कितने नंबर के, देखिए 20 और 15, यानी टोटल मिलाकर 35 नंबर। संधि, समास, विराम, ये टोटल मिलाकर 20 नंबर के आएंगे। प्रारंभिक जो व्याकरण शब्दावली है, जैसे कि देखिए प्रशासनिक शब्दावली, ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था प्रशासनिक शब्दावली से, हालांकि मैं फिर से इसका बना दूंगा। मुहावरे, कहावत है, विलोम शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तत्सम, पर्यायवाची, मानक शब्दावली, टोटल मिलाकर 20 नंबर की। अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश, 20 नंबर के आएंगे। पल्लवन, जो संक्षेपण और पल्लवन होता है, वो आएगा आपका 10 नंबर का। और गद्यांश का 1/3 शब्दों में संक्षेपण, यानी बड़ा जो है पैसेज दे दिया जाएगा, उसको आपको छोटा करना है, निष्कर्ष बताना है एक तरीके से, तो वो आएगा आपका 10 नंबर का। टोटल मिलाकर ये 200 नंबर का आता है। कौन सा, हिंदी वाला पेपर, 5वां, ठीक है। और ये कितने मतलब एक प्रकार से कितने नंबर का रहता है, 200 का हमने देख लिया, 3 घंटे इसमें मिलेंगे आपको, ठीक है। 3 घंटे में आपको ये पेपर हल करना होता है। अब लास्ट जो है आपका 6वां पेपर, 6वें पेपर में आप देखोगे हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन, तो इसमें एक बड़ा निबंध आएगा जिसमें आपको टॉपिक दे दिए गए हैं, इन टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से याद कर लेना है और इनसे रिलेटेड ही निबंध आपको पढ़ना है। खास करके आप करंट से रिलेटेड मुद्दों को ध्यान में रखकर इन निबंध को पढ़ेंगे, किस प्रकार लिखना है निबंध, ये सारी चीज़ तो हम बाद में देखेंगे, पर इन मुद्दों को आपको ध्यान में रखना है। टोटल 1000 शब्दों में लिखना, 50 नंबर का। दूसरा जो निबंध 500 शब्दों का आता है, ठीक है, जिसमें देखिए करंट की समस्याओं से रिलेटेड देखने को मिल रहा है यहाँ पे भी, तो ये जो है 25 नंबर का। और कुछ प्रारूप दे दिए गए हैं पत्र के, जैसे आप सरकारी डिपार्टमेंट में जाओगे तो आप किसी न किसी को पत्र व्यवहार करोगे कि नहीं, आप जनता के लिए नोटिस निकालोगे या फिर अपने उच्च अधिकारियों को नोटिस, मतलब एक प्रकार से नोटिस तो नहीं, कुछ जानकारी दोगे, तो उसका प्रारूप क्या रहने वाला है, ठीक है। अपने एम्प्लॉय के लिए आप सर्कुलर निकाल रहे, कुछ भी निकाल रहे, तो उसका प्रारूप क्या रहेगा, वो आएगा आपका 25 नंबर का। टोटल मिलाकर 100 नंबर का रहता। तो ये होगा हमारे कितने, 6 पेपर। टोटल हमने बात की 1400 नंबर की जो सिलेबस है उसकी। और जो आखिरी जो रहता है वो आपका रहता है क्या, आखिरी स्टेप रहती है आपकी साक्षात्कार की। क्या रहती है, साक्षात्कार की, जिसे हम बोलते हैं इंटरव्यू। क्या बोलते हैं, इंटरव्यू। तो ये होता है आपका कैसा, मौखिक, इसका कोई ऐसा सिलेबस नहीं होता, मौखिक होता, मौखिक उत्तर देना होता है, और ये आपका व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। मतलब आप अधिकारी बनने वाले हो तो आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि नहीं, उस प्रकार आप समस्या को हैंडल कर पाएंगे कि नहीं, तो वो चीज़ें आपकी चेक की जाती है। यह आएगा आपका 175 मार्क्स का, ठीक है। 100 के आसपास भी लिए तो काफ़ी अच्छा हम स्कोर कर सकते हैं, यानी कि 850 या 830 के आसपास हम ले लो किसमें, मेंस में, और इंटरव्यू में ले लो 100, तो 930 के आसपास, 950 के आसपास अगर आ गए तो आप टॉप कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ हमने बात करें सिलेबस की। अगला जो स्टेप रहेगा वो हमारा रहेगा स्ट्रैटेजी, यानी कि इसकी रणनीति क्या रहेगी, किस प्रकार हम तैयारी कर पाएँ ताकि हमारा सिलेक्शन जो है पहली बार में ही हो सके। तो चलिए स्ट्रैटेजी हम बाद में देखेंगे, अभी आपको सिलेबस मैंने बताया, आपके लिए टास्क क्या है कि आप इसका प्रिंट निकाल लो, प्रिंट निकाल के आप इसको अच्छे से
याद कर लो। ठीक है, अपने सामने जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ पे आप इसको लगा दो, बार बार आप इसको पढ़ो, तो उससे क्या होगा, सिलेबस याद हो जाएगा। इसके अगले स्टेप में मैं बताऊंगा P/Q यानी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको डिकोड कैसे करते हैं और उसको सिलेबस के साथ मैच कैसे करते हैं, सारी चीज़ हम जानेंगे एक एक करके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।